ठीक है, ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में ठीक है ना, तो हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे थे। तो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस एंड सम ऑफ सब स्पेस ये डिस्कस किया था। डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मेनली हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्पैन क्या होता है, बेसिस क्या है, डायमेंशन क्या है ना। फिर वही उसी में आ जाएगा। तो जैसे हमने कल नल स्पेस डिफाइन किया था, मैं उसी वजह से थोड़ा आगे एक और वर्ड डिफाइन करता हूँ। जैसे हमने डिफाइन किया था कि नल स्पेस क्या है ना। ऐसी एक होता है रो स्पेस, ऐसे होगा कॉलम स्पेस। क्या होता है भाई, ये मैट्रिक्स मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। तो कल हमने नल स्पेस को डिफाइन किया था, राइट। अभी तो एक बार पहले कोई रिपीट करो कि नल स्पेस क्या जानते हो आप लोग, याद है कि नहीं। ए कोई मैट्रिक्स है तो नल स्पेस का क्या मीनिंग है, बताओ। हाँ, है ना। तो सिंपल था कि एक्स एक वेक्टर एक्स है, जो कि है ना ऑर्डर क्या होगा, जो यहाँ कॉलम है। सो एन क्रॉस वन सच दैट ए इज जीरो। तो सेट ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स एन हो जाएगा। तो सेट ऑफ एक्स सच दैट ए एक्स इज जीरो, ठीक है ना, ये है। रो स्पेस क्या होगा, रो स्पेस को ट्राई करो डिफाइन करने का। कॉलम स्पेस क्या है, कोई बताओ। रो स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे, कॉलम स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका डायरेक्ट डेफिनेशन आपको उसके लिए स्पैन पढ़ना पड़ेगा ना। इसका जो डेफिनेशन है वो स्पैन के टर्म में है। तो पहले स्पैन देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ये होगा या ऐसे मैं डिफाइन करूं, तो जैसे मैट्रिक्स में कितने हैं, एम रोज हैं। सो मान लो आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो चाहो तो ईच रो का अगर आपने नाम दे दिया, लेट से मैं देता हूँ u1 u2 um, ऐसे लिख सकते हैं। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को u1 वैक्टर बोल दिया, सेकेंड रो को u2 वैक्टर, थर्ड रो को u3 वैक्टर एंड सो ऑन, mth रो को um वैक्टर। और इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ v1 v2 vn, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हम अगर ऐसा करें, सो क्या हो गया, एनीवे दिख रहा है ना ये, ठीक है रहने दो। तो मतलब रो फर्स्ट रो u1 है, सेकेंड रो u2 एंड सो ऑन, mth रो um है आपका। एंड वैसे ही फर्स्ट कॉलम v1 है, सेकेंड रो v2 है, un nth कॉलम है। तो होता क्या है, रो स्पेस मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स रोज। सो रो एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे तो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, या दूसरे टर्म में बोलूँ तो स्पैन ऑफ इट्स रो वेक्टर्स, ये रो स्पेस है। कॉलम स्पेस क्या है, स्पैन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। उसके लिए मुझे स्पैन डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए स्पैन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। स्पैन ऑफ अ सेट ना, इसने क्या डिफाइन करने को बोला हुआ है, स्पैन ऑफ अ सेट ना। किसी सेट का स्पैन क्या होता है, स्पैन ऑफ अ सेट। कोई बताओ जिनको इनका डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ अ सेट। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, एक सेट है ये, है ना। तो स्पैन इज है ना सेट है, तो स्पैन एक सेट है, किसका सेट है कि जिस भी सेट में जो भी एलिमेंट्स हो उस सेट में, तो उसके एलिमेंट्स का जो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो स्पैन है, सिंपल डेफिनेशन है। सो
अच्छा, देखता हूँ बुक्स में वो कैसे डिफाइन किए। हम तो ये जानते हैं ना कि द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, यही है ना। तो अगर वैसे डिफाइन करूँ कि लेट एस बी अ सबसेट ऑफ वी, वी क्या है, वेक्टर स्पेस। सो यहाँ से है वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। सो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड एस कोई सबसेट है, एस कोई सबसेट है वी का। तो हमें स्पैन एस का डिफाइन करना है, स्पैन ऑफ एस क्या होगा, है ना। तो span of S is a set of all linear combinations किसका, of elements of S। मतलब जो स्पैन है एस में जितने भी एलिमेंट है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, है ना। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए वेक्टर स्पेस अभी के लिए आर स्क्वायर है, ठीक, ये वी आपका आर स्क्वायर है। और मैं अगर एस इसका कोई सबसेट ले लूँ या डब्ल्यू ले सकता हूँ, कोई भी सेट आप ले सकते हो। जैसे अगर बात करूँ कि मान लो आर स्क्वायर मैंने ऐसा एलिमेंट ले लिया अभी के लिए 1 2, और दूसरा है मान लो -1 0 या -1 1 अभी के लिए, ये दो एलिमेंट हमने ले लिए। अब मैं अगर बात करूँगा स्पैन ऑफ एस क्या होगा, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ एस, कि स्पैन एस का क्या डेफिनेशन है। तो क्या होगा, स्पैन का मतलब है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। इसमें दो एलिमेंट है v1 v2 बोल सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ऐसा लिख दूं मैं इसको अभी के लिए कि v1 है और v2 है। तो स्पैन एस का मतलब होगा कि सेट ऑफ अल्फा 1 टाइम v1 प्लस अल्फा 2 टाइम v2 सच दैट अल्फा 1 इज अ रियल नंबर एंड अल्फा 2 इज अ रियल नंबर। ये मीनिंग होगा स्पैन का। देख लो बाकी किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके है कि नहीं, डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आ रहा ना। डेफिनेशन क्या था कि स्पैन किसी सेट का जब हम बोलेंगे तो एक सेट है, इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ आप अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ भी ले सकते हो। तो इसको मैं अगर फर्दर आपको लिख के बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, जो स्पैन एस है ये हो जाएगा अल्फा टाइम दिस v1। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है ना, पुट कर लो v1 v2। तो क्या आ जाएगा ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सच दैट अल्फा 1 जो है आपके पास वो एक रियल नंबर है और अल्फा 2 भी क्या है, उसका एक रियल नंबर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्पैन हो गया। आप न्यू नेम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम है ना, चाहो तो आप एक्स वाई इस तरह से कुछ वेरिएबल वो कर सकते हो, चाहो तो नाम, ठीक है ना, रीनेम कर सकते हो इसको। तो अभी के लिए अगर मैं आपसे लिखूं बताऊं कि इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, डेफिनेशन पढ़ लो एक बारी और एग्जाम्पल देख लो, इसमें अगर डाउट आ रहा है तो कुछ पूछो, पूछना हो तो। हाँ यस, तो रैंक में क्या लिए थे, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ मैंने बताया था जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस जब आपको बता रहे थे हम, उस तरह से ही है। लेकिन आपको डेफिनेशन याद रखना होगा ईच टर्म का।
जैसे मैं सिलेबस में देख के डेफिनेशन बता रहा हूँ, वैसे आपके दिमाग में भी ऑलरेडी जो ईच वर्ड यूज्ड है सिलेबस में वो आपको याद होने चाहिए उसका डेफिनेशन। तो ये तो अभी और कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो अभी के लिए मैं बोलूँ, मान लो वेक्टर स्पेस मेरा आर क्यूब है, और मैं अगर वी अभी के लिए या एस अभी के लिए मैं ये ले लूँ, लेट से, है ना, एस अगर मैं कंसीडर करता हूँ सेट कंटेनिंग 0 0 0, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो बुक्स में हो सकता है ऐसा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये लिखा। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्पैन ऑफ एस, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये सेट किसके इक्वल आएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एस जीरो, तो मतलब इसका भी यही होगा, क्योंकि आर क्यूब का मेंबर है तो ये जीरो वेक्टर आर क्यूब से आएगा, है ना। आर क्यूब क्या है, 3 टपल होगा, ट्रिपलेट होगा एक्चुअली। तो बताओ स्पैन एस आपको क्या लगता है, अगर ये एस ये है तो स्पैन एस क्या होगा, किसके इक्वल आएगा, है ना। क्योंकि अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे भी कि अल्फा टाइम 0 0 0 सच दैट अल्फा इज रियल नंबर, तो क्या ही डिफरेंस क्रिएट करेगा, अल्फा इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा इन द एंड, तो इससे कुछ नया नहीं आएगा। तो ये जो स्पैन एस यहाँ से जो बनेगा वो भी एक्चुअली जीरो वेक्टर ही बनेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, गुड इवनिंग सर, आप फोन नहीं किए, आए थे क्या खड़गपुर आप। हाँ बिजी तो था मैं, सर ने बताया मुझे, तो ठीक है, आप हो गया काम आपका। अच्छा ठीक है, वो सर से आज मीटिंग था ना, तो बोले कि चिंता आए हुए हैं इसलिए मीटिंग नहीं होगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा, अच्छा ठीक है। मैं तो क्लास है मेरी, अभी 6 से 12 क्लास होगी, 12 बजे तक तो क्लास ही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं रिव्यू में है वो, ठीक है ना। ठीक है, मैं बिजी तो था, मेरे पास काम इतने ना, मैं थीसिस लिख रहा हूँ ना, मेरा सिनॉप्सिस 2 तारीख को है, तो है ना। हाँ ठीक, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ओके सर। चलिए जी, तो यहाँ पे ठीक है ना, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरा कोई एग्जांपल, जैसे और एग्जांपल तुम देख सकते हो, मान लो वेक्टर स्पेस में आर क्यूब ही ले लूँ, और एस अगर मैं कंसिडर करता हूँ, मान लो जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अभी के लिए मान लो, तो इसका स्पैन क्या होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में जो स्पैन एस होगा वो इसका जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, अल्फा 1 टाइम दिस प्लस अल्फा 2 टाइम दिस प्लस अल्फा 3 टाइम दिस, यही ना। सो अल्फा 1 टाइम 1 0 0, अल्फा 2 टाइम 0 1 0, अल्फा 3 टाइम 0 0 1, ये आ जाएगा, जहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रियल नंबर है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, है ना, इसको आप ठीक से ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। सो ऐसे आ जाएगा, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रियल नंबर है। तो ये हो गया स्पैन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। ओके, अगर मैं कुछ थ्योरम्स लिखूं, कि जैसे थ्योरम ये है कि जैसे मैंने कहा कि वी वेक्टर स्पेस है, एस कोई सबसेट है वी का, तो स्पैन एस जो होगा वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है ना। तो स्पैन एस विल फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, मतलब वेक्टर सब स्पेस, है ना, सब स्पेस बनाएगा वो। तो ऐसा है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड एस कोई सबसेट है वी का, ठीक है। तो जो स्पैन एस होगा, देन स्पैन एस इज, राइटिंग समझ आ रहा है सब लोगों को। तो लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है ना,
एंड एस कोई सबसेट है वी का, देन स्पैन एस इज सब स्पेस ऑफ वी। ये वी का क्या होगा? सब स्पेस होगा। ठीक है, तो ना प्रूफ भी किया जा सकता है। सब स्पेस के लिए वही तीन कंडीशन थी, जीरो वेक्टर होने चाहिए, कोई टू वेक्टर चूज करे उसका सम होने चाहिए, देन एक वेक्टर और एक कांस्टेंट ले लो अल्फा टाइम वी उसमें होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, वो होगा इसमें। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, जैसे इसी को मैं अगर फर्दर लिखूं तो ये एक और रिजल्ट ये है कि थ्योरम है इसका कि जो स्पैन एस होगा, चलो मैं पहला पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। सो पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट इसी को मैं अगर ठीक से लिखूँ तो ये कहता है कि स्पैन एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस, ये चीज़ होगा। तो ये जो स्पैन एस है, दिस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस दैट कंटेन्स एस, है ना, स्मॉलेस्ट सब स्पेस किसका? ऑफ वी दैट कंटेन्स एस, दैट कंटेन्स एस। इसका मतलब एस सबसेट होगा स्पैन एस का। ये क्या कहना चाह रहा है कि एस जो है सबसेट होगा स्पैन एस का, क्योंकि उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, इसीलिए। तो हाँ हाँ, एंड एस जो है उस वी का सबसेट है, एंड ये हो जाएगा एंड एस इज अ सबसेट ऑफ वी। तो यहाँ से क्या समझ आया आप लोगों को, है ना, कि जो स्पैन एस है कंटेन्स एस, है ना। तो इसका मतलब है एस इज कंटेंट इन स्पैन एस। तो मतलब ये अगर इसको मैं ठीक से लिखूँ तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एस है वो सबसेट होगा स्पैन एस का। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो उसके सबसेट्स होंगे। सो एस इज अ सबसेट ऑफ स्पैन एस। आपको एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे वो तो ऑब्वियस दिख जाएगा आपको, जैसे ये वाला पॉइंट अगर मुझे इस एग्जाम्पल में दिखाना हो तो इसमें क्या है ना, एक बार मैं अल्फा वन, यहाँ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि यू कैन चूज एनी रियल नंबर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। तो जैसे मैं अगर अल्फा वन को वन रख दूँ बाकी जीरो रख दूँ तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, फिर अल्फा टू को वन रखूँ बाकी सबको जीरो रख दूँ ये मिल जाएगा, अल्फा थ्री को वन रखूँ बाकी सब जीरो रख दूँ तो ये मिल जाएगा। अब बाकी इसके अंदर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर। तो आर होगा, इंडिविजुअल लिखा हुआ है, आर अल्फा वन अल्फा टू ब्रैकेट में लिखेंगे तब आर क्यूब होगा। तो ठीक है ना, तो अल्फा वन एक रियल कांस्टेंट है, अल्फा टू एक रियल कांस्टेंट है, अल्फा थ्री एक रियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये तो जस्ट डेफिनेशन था, एक बार देख लो। तो डेफिनेशन ये था कि स्पैन एस एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जो वेक्टर एस में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका एक सेट है आपका स्पैन। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल बताए। फिर अगर जीरो एस जीरो है तो स्पैन एस भी जीरो होगा, जीरो वेक्टर कंटेन करेगा। बाकी ये एग्जांपल था, ये कुछ रिजल्ट था कि स्पैन एस सबस्पेस है और ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो एस को कंटेन करता, मतलब इसका मतलब एस सबसेट है स्पैन एस का। ठीक है जी, तो
मेनली तो यही है। अब आगे क्या दिखाना है कि अगला पहले मैं टर्म डिफाइन करता हूँ, फिर हम थोड़ी चीज़ें और इंटर रिलेट करते हैं कि कैसे कब, है ना, कब ये बेसिस बनेगा कब नहीं बनेगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बेसिस के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक और वर्ड आता है स्पैनिंग सेट, ये तो स्पैन लिखा था ना हमने, तो स्पैनिंग सेट क्या है? स्पैनिंग सेट को कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग? एस कोई स्पैनिंग सेट कब होगा? जैसे कई बार ना स्पैन एस भी के इक्वल कब होगा? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो स्पैनिंग सेट क्या होगा, एक सेट आएगा, एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग स्पैनिंग सेट, ठीक है। तो मान लो ऐसा है कि लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस एंड एस जो है सबसेट है वी का, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे जो सेट एस है कि सेट एस इज स्पैनिंग सेट इफ एंड ओनली इफ वी एक वेक्टर स्पेस है और सेट एस इज स्पैनिंग सेट इफ एंड ओनली इफ, तो बताओ स्पैनिंग सेट कब बोलेंगे इसको? अ सेट दैट स्पैन वेक्टर स्पेस, है ना। ये मतलब इसका मतलब ये हो गया कि स्पैन एस जो होगा एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा वी के, और आपको पता है वी एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस भी एक सेट है, स्पैन एस भी एक सेट है। टू सेट इक्वल कब होते हैं? हाँ, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है ना कि एक दूसरे के सबसेट होंगे, ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब ये है कि एस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने वी लिया अगर आर स्क्वायर, ठीक, और अगर हम एस लेते हैं अभी आसान बनाने के लिए 0 1 1 0 और चलो 1 1 ले लिया मैंने, तो यहाँ अगर आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज स्पैन एस, सो स्पैन एस क्या होगा? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो अगर आप लिखेंगे अल्फा 1 टाइम 0 1 अल्फा 2 टाइम 1 0 प्लस अल्फा 3 टाइम 1 1, इस अच्छा यहाँ पे अल्फा 1 है ना, सच दैट कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर ऑल रियल नंबर्स। इसको अगर आप ठीक से लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्पैन एस, ये सेट होगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, यहाँ आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, ठीक है। सच दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अभी आपको तीन वेरिएबल दिख रहा होगा इसमें, लेकिन तीन वेरिएबल काम नहीं है। अल्फा 2 एक रियल नंबर है, अल्फा 3 एक रियल नंबर है, दोनों का सम भी एक रियल नंबर होगा। तो इसको अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, लेट से ए और इसको बी लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 को ए लिख दिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 को हमने बी लिख दिया, जहाँ ए भी कोई रियल नंबर हो सकता है और बी भी कोई रियल नंबर हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या ये स्पैन एस जो आया क्या ये आर स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है? कैन वी से इट इज आर स्क्वायर? मतलब ये वेक्टर स्पेस के इक्वल आया कि नहीं आया, क्वेश्चन ये है। वेक्टर स्पेस को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये आर स्क्वायर का क्या मीनिंग था? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर? सो आर स्क्वायर की मीनिंग आप लोगों को पता होगा ना। आर स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ एक्स वाई। अब है ना, आप ऐसे चाहो तो कॉलम वाइज या रो वाइज लिख सकते हो, सो आपकी मर्जी। अभी मैं चलो अभी कॉलम वाइज यहाँ लिखा हूँ तो मैं कॉलम वाइज ही लिख देता हूँ। एक्स इज रियल नंबर एंड वाई इज रियल नंबर, ये होता है ना, ये है। तो ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं? ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब इसमें मत जाना कि यहाँ ए बी है वहाँ एक्स वाई है, वो डमी वेरिएबल है ना। ये जस्ट बता रहा है कि कोई ऑर्डर पेयर है, वर्टिकली लिख रखा मैंने, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर ही है एक्चुअली, जहाँ कोई भी दोनों सेट सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ आया
कि स्पैन एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो मैंने सेट लिखा है ना, ये एक स्पैनिंग सेट है। यहाँ पे स्पैन एस पूरा वेक्टर स्पेस के इक्वल आ गया। मतलब ये सेट क्या करेगा, है ना, अ सेट दैट स्पैन द वेक्टर स्पेस, ये है, ये स्पैनिंग सेट है। अ सेट एस स्पैन वी, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना, कोई सेट है जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन स्पैन करने का मतलब है कि एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लेके हम वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ये चीज है। या एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। अगर इसी डेफिनेशन को मैं दूसरे वर्ड्स में लिखता तो ऐसा लिखता, इसका मतलब ये है ना, दूसरे वर्ड्स में अगर इसी को मैं लिखता तो इसका ये मतलब होता दैट इज every element can be every element of vector space V can be generated by linear combination of एलिमेंट्स ऑफ एस। इसका ये मतलब है कि एस के एलिमेंट्स का यूज करके हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से वी वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्पैनिंग सेट का मतलब है, या सेट दैट स्पैन वी, दैट स्पैन वेक्टर स्पेस, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? तो ये सब टर्म लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन। अभी मैं दो डेफिनेशन लिखाया, एक तो स्पैन की डेफिनेशन क्या है, और एक सेट को स्पैनिंग सेट कब बोलेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक एग्जांपल है, मान लो वी अभी मैं लेता हूँ आर स्क्वायर ही, और एस लेता हूँ मान लो 102030, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं स्पैन एस लिखूंगा तो क्या आएगी, अल्फा 1 टाइम 10 डायरेक्टली लिख दूँ, अल्फा 2 टाइम 20, अल्फा 3 टाइम 30, है ना। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो ये सेट आ गया अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 0। तो यहाँ से ईच अल्फा आई जो है वो रियल नंबर है, ठीक है ना, चाहे अल्फा जो भी है। तो ये क्या, ये वाला सेट आर स्क्वायर के इक्वल है? यस सर, नो, है ना। तो ये सिंपल इसका डायमेंशन 1 होगा। तो यहाँ पे ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a,0, है ना, सेट ऑफ a,0 जहाँ a रियल नंबर है, सिंपल। तो इसका जो है ना एक 0 हो गया, तो ये आर स्क्वायर के इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि आर स्क्वायर के इक्वल कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट उसके सबसेट हो ना, जिसका एक दूसरे का सबसेट हो। या ये तो इसमें 10 20 30 टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 तो बनेंगे नहीं, तो आर स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि स्पैन एस इज नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि एस या वी के इक्वल नहीं है, समझो, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू वी। तो एस इज नॉट अ स्पैनिंग सेट, तो ये स्पैनिंग सेट नहीं है, ठीक है। एस इज नॉट अ स्पैनिंग सेट। किससे? हाँ यस, एक्स एक्सिस है, द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, है ना। ये आप यहाँ देख के बता पा रहे होंगे कि ये सब डिपेंडेंट है ना। कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल है तो वो डिपेंडेंट है, या एक वेक्टर को बाकी किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। हालांकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ईच अल्फा आई 0 आ गया तो मतलब इंडिपेंडेंट है। अगर एक भी अल्फा आई नॉन 0 हो गया तो डिपेंडेंट है। फिर उसके थ्रू हमने रैंक डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो ऑफ द मैट्रिक्स इज रो रैंक। जो रो स्पेस लिखा रहा था ना, अभी लिखाऊंगा, तो रो स्पेस का डायमेंशन है रो रैंक, कॉलम स्पेस का डायमेंशन है कॉलम रैंक, जो कि रैंक के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं भी डिफाइन करना चाह रहा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, है ना, रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस, ये क्या है। तो ये सिंपल है, यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ। तो हमने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, तो नल स्पेस जिस तरह से हमने डिफाइन किया कि नल स्पेस इज अ सब स्पेस
या वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसे हमने कहा था सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स, और ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, सब स्पेस है। तो अब मैं बोल रहा हूँ रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो रो स्पेस क्या अभी लिखा था मैंने, m क्रॉस n है। तो अगर इसके ईच रो को एक वेक्टर बना दे, u1 u2 um, ये हो जाएगा। और या अगर ईच कॉलम को एक वेक्टर बना दे, v1 v2 vn, ठीक है। तो रो स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो, या मैं ऐसा लिखूं स्पैन ऑफ, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है u1 u2 un, ये समझ लो आप ऐसा। या समझ आ रहा है, स्पैन का डेफिनेशन तो क्लियर ही है आपको, तो लिखने की जरूरत नहीं है। स्पैन का मतलब है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आपके लाइक α1 u1 α2 u2 αn un, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका रो स्पेस ऐसे हो गया, जहां ईच अल्फा आई रियल नंबर हो सकता है। कॉलम स्पेस क्या है, जो कॉलम स्पेस ऑफ ए होगा, दिस इज स्पैन ऑफ v1 v2 अप टू vn। एक मिनट, यहाँ ना um तक था ना, सो m तक ही लेंगे क्योंकि m रोज है ना, इसीलिए। और कॉलम्स n है तो vn, तो इसका भी मतलब आपको समझ आ गया होगा कि α1 v1 α2 v2 एंड αn vn, जहाँ अल्फा आई रियल नंबर है। तो मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स इज रो स्पेस, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स कॉलम स्पेस, नल स्पेस मतलब ax बराबर 0 हो जाए तो नल स्पेस है। किसी डाउट है? तो स्पैन के टर्म में हमने डिफाइन किया रो स्पेस स्पैन ऑफ रो वेक्टर्स, कॉलम स्पेस स्पैन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, स्पैन मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके जी, डेफिनेशंस ठीक है ना, अभी क्वेश्चंस तो कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब स्पैन के बाद आता है, तो मैंने स्पैन अभी डिफाइन किया है, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने ये वाला चीज फर्स्ट कॉलम v1 v2 vn, रोज था u1 u2 um, ठीक है। तो यहाँ m होगा, ये m है एक्चुअली, m तक गया है ना, um अल्फा m um, चेक कर लो एक बार, कहीं डाउट हो तो पूछो। ये भी m है ना, ये m तक गया है। ये 1 था, α1 v1, ठीक है, देख लो। चलो तो आगे क्या है, आगे क्या डिफाइन करना है। तो अगला टर्म है आपके पास ना, ये मैंने डिफाइन किया अभी, जो सिंपल डिफाइन किया, एक थ्योरम्स लिखे। अभी मुझे डिफाइन, ये डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। तो जो रैंक, जब हम डिस्कस कर रहे थे रैंक, मैंने 4 क्लास रैंक ही पढ़ाए थे। तो आई थिंक दूसरा क्लास में सेकेंड तरीका ये, जब सेकेंड रैंक की क्लास हो रही थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। अभी आते हैं डायमेंशन एंड बेसिस पे। तो डायमेंशन बाद में होगा, पहले बेसिस पे बात करते हैं। ये डायमेंशन भी देख सकते हैं। तो कैसे डिफाइन, पहले बेसिस को कैसे डिफाइन करो, पहले बेसिस को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बेसिस, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, है ना। स्टैंडर्ड बेसिस भी होता है, जैसे एक आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, आगे जाके स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो भी बेसिस की बात करें, फिर स्टैंडर्ड बेस, हर वेक्टर स्पेस का एक स्टैंडर्ड बेसिस होता है। तो बताइए बेसिस को डिफाइन कीजिए। कोई भी ट्राई करो, बेसिस का क्या डेफिनेशन है। नहीं, उनको भी पता तो होगा, सबको, बहुत लोगों को पता होगा पहले से। कोशिश करो बताओ। हाँ
होना चाहिए, हाँ ठीक है ना। तो ये एक सेट होगा, बेसिस एक सेट है जो स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस को। पहली चीज, स्पैन करने का मतलब है कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाएगा, स्पैनिंग सेट होगा पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब इसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते थे हम लोग? कि अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ऑल अल्फा आइज आर 0, ऑल आर 0, तो उसको बोलते हैं। तो सिंपल है। तो ये क्या होगा, बेसिस क्या होगा कि लेट v बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, अ सेट, तो इसका नोटेशन हम b यूज करेंगे, कैपिटल B। अ सेट b इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v इफ एंड ओनली इफ। दो कंडीशंस होंगी जैसे इन्होंने बताए। द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो B सेट है, B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसका मतलब है कि जितने भी B के एलिमेंट्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा कंडीशन है कि B इज स्पैनिंग सेट। तो B इज स्पैनिंग सेट का मतलब है कि अगर मैं स्पैन B करूं तो ये पूरा वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाए। मतलब B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, तब बोलेंगे बेसिस है। दो ही कंडीशन है इसमें, ठीक है ना। सो ये दो कंडीशन है बेसिस बनने का। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे V वेक्टर स्पेस, अभी मैं आर स्क्वायर ही लेके फिर से चलता हूं। तो आर स्क्वायर अगर आप लेंगे और मैं इसमें एक आपको एक सेट सजेस्ट करता हूं S, मैं B नहीं लिख रहा हूं S, क्योंकि ये हो भी सकता है बेसिस नहीं भी हो सकता है। जैसे 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। तो बताइए क्या ये बेसिस है? S जो सेट मैंने लिखा है, क्या ये इस वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा? हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यस। तो सिंपल आप ये देख सकते हैं कि ये जो तीसरा एलिमेंट है ये इन दोनों का सम है। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस में किसी भी एक एलिमेंट को, सॉरी किसी सेट में किसी भी एक एलिमेंट को बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आप लिख सकते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। या आप तरीके से जाएंगे, तब भी तरीके से जाएंगे मतलब क्या? अगर आप मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, देखो 1 टाइम 0 1 तो -1 टाइम, या 1 टाइम 0 1 प्लस 1 टाइम 1 0 प्लस -1 टाइम 1 1, ये वाला सेट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा, है ना। ये 0 आ जाएगा। इससे क्या समझ आया कि 1 टाइम v1 1 टाइम v2 -1 टाइम v3 0 हो जाएगा। तो अब क्या समझे? अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 1 है और अल्फा 3 -1 है। तो आप जानते हैं कि जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और इसके लिए एक भी नॉन जीरो अल्फा आई की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये समझ आया कि जो सेट S है वो डिपेंडेंट सेट है। S क्या है? डिपेंडेंट सेट है। तो डिपेंडेंट है इसका मतलब ये बेसिस नहीं हो सकता। तो यहां से ये बोल रहा हूं कि S कैन नॉट बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, तो क्यों? क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, या लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अच्छा अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो आर स्क्वायर है और अगर मैं अभी एस लेता सिर्फ इतना 0 1 और 1 0, सिर्फ इतना लेता तो ये बेसिस होगी कि नहीं? दूसरा एग्जांपल जो लिखा है उसमें। तो ये सिंपल है कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों है? देखो दो वेक्टर है, डिपेंडेंट तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ जब एक दूसरे का मल्टीपल हो।
तो ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप इसके इक्वल नहीं कर सकते, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। प्रूव भी कर सकते हैं उस तरीके से, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू को जीरो कीजिए तो अल्फा वन इक्वल टू जीरो आएगा, अल्फा टू इक्वल टू जीरो आएगा। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज, क्या ये स्पैन कर रही है वेक्टर स्पेस को? तो अभी मैंने देखा था, आप चेक कर सकते हैं। तो पहली बात, एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, एल आई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड आप ये खुद चेक करके देखिए कि स्पैन एस जो भी आप लिखेंगे क्या करेंगे, अल्फा टाइम दिस, बीटा टाइम दिस, या ए टाइम दिस, तो है ना, तो ये एक्चुअली वही आ जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा अल्फा वन अल्फा टू सच दैट अल्फा वन अल्फा टू बोथ आर रियल नंबर्स। तो ये कहीं ना कहीं आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, मतलब वी के इक्वल आ गया। तो जो स्पैन एस है वो वी के भी इक्वल है। और लिनियरली इंडिपेंडेंट, एल आई लिख रहा हूँ लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जैसे जब मैं नोटेशन यूज करूंगा एल आई मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, यहाँ लिनियरली डिपेंडेंट था तो इसको लिनियरली डिपेंडेंट एल डी लिख सकते हैं, लिनियरली डिपेंडेंट सेट। तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन ये भी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है ये बेसिस है, तो एस इज बेसिस ऑफ वी। ठीक है भाई, हाँ ये स्टैंडर्ड बेसिस भी है, यस। सो ये वाला एक्चुअली आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस भी है, ये वाला। इस देखो बेसिस यूनिक नहीं होता है, एक वेक्टर स्पेस के पास इन्फिनाइटली मेनी बेसिस हो सकता है, ठीक है ना। सो बेसिस इज नॉट यूनिक। हाँ स्टैंडर्ड बेसिस एक यूनिकली लिख सकते हैं आप, लेकिन बेसिस इज नॉट यूनिक। तो एक वेक्टर स्पेस के पास इन्फिनाइट बेसिस हो सकता है, ठीक है। तो अभी एक दो और एग्जांपल देता हूं मैं, कि जैसे मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इससे क्लियर भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि लेट वी आपके पास आर क्यूब है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ वी। मैं चार एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको बताने हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ए बी सी डी में। सो एस वन बोल दो, तो यहाँ पे है मान लो वन वन वन, ठीक, यहाँ हो जाएगा वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो, और यहाँ पे कुछ भी ले लो वन टू थ्री। बी है एस टू, एस टू मान लो वन टू थ्री थ्री टू वन, ये है। एस थ्री ले लो आप, वन ज़ीरो 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 वन टू, और मान लो वन टू ज़ीरो कर दिया इसको मैंने, ठीक है। और डी है एस फोर, मान लो ये है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बेसिस है आर क्यूब का। चलो जो चेक करो, तो मैं एक दो थ्योरम्स बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, फिर आधा क्वेश्चन में वापस आएंगे। एक तो थ्योरम ये है कि हर वेक्टर स्पेस के पास कम से कम एक बेसिस तो होगा। इनफैक्ट एक होगा तो इन्फिनाइटली मेनी बेसिस होगा, ठीक है ना। सो एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। सो एक लिखने का मतलब है एटलीस्ट वन है, एक की गारंटी है। इनफैक्ट एवरी वेक्टर स्पेस विल हैव इन्फिनाइटली मेनी बेसिस, ठीक है ना, हर वेक्टर स्पेस के पास, यूनिक नहीं होता ये। तो ये है, एक तो ये है। बाकी अब चेक कीजिए, ओके सो ओनली सी। हम्म
एक लोगों ने बताया सी, बाकी लोग एग्री करते हैं सेम आंसर? तो सिंपल है, आपको क्या चेक करना है, यू नो द डेफिनेशन बेसिस होने के लिए, है ना, यहाँ क्वेश्चन डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कौन कौन से हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या वो स्पैन करेंगे। तो जैसे पहला जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट को आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो कि नहीं, देखो 4 हो गए ना, डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे ये 1 1 1, तो 0 टाइम ये ले लो, तो पहला वाला डिपेंडेंट क्यों है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो। सो 1 2 3 है ना यहाँ पे, सो 1 2 3, सो एक काम करो 3 टाइम लिख लो 1 1 1, और बाकी बैलेंस कर देंगे। फिर प्लस समथिंग टाइम मुझे 1 0 0 लिखना पड़ेगा, अन समथिंग टाइम 1 1 1 लिखना पड़ेगा ना, 0 1, और इक्वल टू या घटा दो, बात वही है ना, -1 टाइम ये आ जाएगा 1 2 3। अब वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 3 3 हो गया, तो यहाँ तो मुझे बस 1 चाहिए, तो मैं -2 टाइम कर दूंगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे 3 में जो क्या 2 चाहिए, तो -1 टाइम यहाँ कर दूंगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, देखो। ठीक है ना, तो यहाँ से अभी ये कर देंगे 3 -2, 2 है ना, हाँ -1, सॉरी -1 ना, तो -1 कर देंगे, 3 -1, तो 2 आ गया। ओके, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा फिर, तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल आ जाएगी, चेक कर लो एक बारी। जैसे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस α4 v4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा आई की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ अल्फा आई 0 के इक्वल ज़रूरी नहीं होगा, नॉन जीरो मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब डिपेंडेंट है। आप लोग डेफिनेशन देखो कि डिपेंडेंट में कैसे चेक करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैं तब बताए थे, कि आप पहले इक्वल टू 0 करो, फिर ढूंढो α1 α2 α3 α4 क्या होगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लाइन लेंदी होगा। तो यहाँ मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट पुट कर रहा हूँ अपने हिट एंड ट्रायल तरीके से, वो आपको समझ आ रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि ये सेट डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट या तुम अपने तरीके से प्रूव कर लो कि पहला वाला जो ऑप्शन ए में जो एस है ना, S1 इज डिपेंडेंट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो S1 है वो डिपेंडेंट है, S1 डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो S1 डिपेंडेंट तो बेसिस हो ही नहीं सकता। S2 में प्रॉब्लम ये है, जो बी ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन वो स्पैन नहीं कर सकता आर क्यूब को, करेगा, स्पैन नहीं करेगा, ठीक है ना भाई, बताओ। तो इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा ये, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, दो वेक्टर है ना, ये मल्टीपल तब होता जब, तो किसी भी नंबर को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जिसको नहीं लिख सकते और उससे काम हो जाएगा। तो बी में बस बता दे रहा हूँ क्या है, कि S2 जो है इंडिपेंडेंट तो है लेकिन S2 का स्पैन लोगे तो बी के इक्वल नहीं आएगा, एक मिनट है।
स्पैन S2 हम निकालो तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बट हर एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाएगा ये। कैसे प्रूव करोगे? हाँ अच्छा, प्रूफ कैसे करोगे, है ना? तो प्रूफ के लिए स्पैन ले लो इसका, तो स्पैन क्या आएगा? स्पैन ऑफ S2 लिखेंगे तो इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको अगले पेज पे देखते हैं ना। तो अगर मैं इसका अगले उसमें स्पैन लेके बताऊं तुम्हें, तो जैसे S2 मेरे पास है 1 2 3 एंड 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम लोग इसका स्पैन लिखेंगे तो स्पैन का डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो। सो अल्फा 1 टाइम 1 2 3, या ए बी भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। अल्फा 2 टाइम या अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। 3 2 1, है ना। जहाँ अल्फा 1 रियल नंबर है और अल्फा 2 भी रियल नंबर है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, और ये हो जाएगा 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2। अब तो ये वाली वैल्यू कब इक्वल होगी? जहां ईच अल्फा आई रियल नंबर है, ठीक। अब तुम्हें ये देखना है कि क्या ये सेट स्पैन करेगी आर क्यूब को, है ना। तो स्पैनिंग सेट कब होगी? जब आप इन एलिमेंट्स के थ्रू कोई भी एलिमेंट जनरेट कर दो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ दो ही वेरिएबल है ना, हाँ हाँ, लास्ट लास्ट में ना, हाँ एक बार चेक करो बाकी लोग तो, ठीक है। 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2, 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, हाँ तो वो मिस्टेक लिखा था मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ से सही है, ओके। अब तो अब क्या करना, मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ, देखो ये पता है क्या होता है, ये स्पैनिंग सेट कब बनता? जब ये जो आर क्यूब का मैं कोई भी एलिमेंट चूज करूं तो वो इसके रेस्पेक्ट में आपको अल्फा 1 अल्फा 2 मिल जाएगा। तो मैं सिंपल एक एग्जांपल पूछता हूं मैं, ये वाला 1 1 1 को जनरेट कर पाएगा? अभी सिंपल यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या ये सेट 1 1 1 को जनरेट कर पाएगा? मतलब मैं अगर पूछूं तुमसे कि ये वाला सेट अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो बताओ मुझे अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है, ये बताओ, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। मैं पता क्या कोशिश कर रहा हूँ, हम स्पैनिंग S2 को, हम स्पैन S2 को वेक्टर स्पेस या आर क्यूब कब लिख पाएंगे? अगर S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी वेक्टर स्पेस के मेंबर को जनरेट कर सकता है, ये डेफिनेशन है। या एनी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। तो मैं एग्जांपल के लिए 1 1 1 ले रहा हूं जो आर क्यूब का मेंबर है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या स्पैन S2 1 1 1 को जनरेट कर पाएगा। तो उसके लिए आप अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा ढूंढो कि ये वाला जो एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 1 1 1 के इक्वल हो जाए। कोई बताइए, बताओ ना क्या आएगा। 1 हो जाएगा तो कैसे क्या होगा? लेकिन मुझे तो 1 1 1 चाहिए। बताओ। रुक जाओ अभी, 1/4 1/4 कुछ लोग बता रहे हैं। दूसरा बताओ भाई, तुम क्या कह रहे थे? 1/1 बताओ। कोई 1 0 भी कह रहे थे अभी। अगला कोई जो ज्ञानी लोग हो जिनको लग रहा है ये सही है, तो एक बार पुट करके वेरीफाई काहे नहीं कर लेते? बस हवाबाजी कर रहे हो, बस हवाबाजी कर रहे हो सीधा सीधा। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आंसर करेक्ट है, ये जो भी लग रहा है करेक्ट, एक बार वेरीफाई कर लो कि ये क्या इसके इक्वल आएगा। तुक्का लगा रहे हो जो, पुट करो ना, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये इसके इक्वल आना चाहिए, ये इसके इक्वल आना चाहिए, ये इसके इक्वल आना चाहिए, ऑल थ्री इक्वल होने चाहिए, तो ऐसा होगा। फिर
क्या चेक कर सकते हैं? हाँ वो भी तुम जा सकते हो उससे भी। किसको? अब तुमको कौन समझाए कि हम काउंटर एग्जाम्पल, मैं क्लास में कितनी बार कह चुका हूँ कि हम कोई चीज़ गलत प्रूव करना चाहते हैं तो हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम आपकी तरफ बेवकूफ़ी क्यों करेंगे, हम जीरो जीरो क्यों लेंगे? हैं, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। मैंने आपको कहा है कि करोड़ों एग्जाम्पल अगर सपोर्ट में मिल जाएगा तब भी वो किसी चीज़ को सही नहीं कह पाएगा। एक काउंटर एग्जाम्पल मैं ढूंढ लूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो आपका दिमाग जीरो जीरो क्यों कह रहा है? क्योंकि आप प्रूव करना चाहते हो कि स्पैन कर रहा है। मैं 111 इसलिए लिया हूं क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये स्पैन S2 इक्वल नहीं है V के। दिमाग में समझ आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएगा जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन होगा। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां नहीं निकलेगा सॉल्यूशन। तो आपको डेफिनेशन ठीक से समझ आता नहीं कोई भी चीज़ का। ये चीज़ें हैं, ना समझने की कोशिश करना चाहते हो। हमने भी क्या कहा था कि स्पैन S2 V के इक्वल कब होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी जनरेटेड बाय सेट S2। अब आप कह रहे हो जीरो जीरो क्यों नहीं लिया? तुम ले लो जीरो जीरो, वो सेटिस्फाई करेगा, तुम बोल देना स्पैन है। अरे एग्जाम्पल प्रूव थोड़ी करेगा भाई किसी चीज़ को। अगर आप मुझे करोड़ों एग्जाम्पल दोगे तब भी वो सही नहीं है, तब भी वो, अगर मैं इससे करोड़ों एग्जाम्पल ढूंढ लो जहाँ स्पैन कर रहा है तो इसे थोड़ी मान लूंगा स्पैन कर रहा है वो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वो काफ़ी है ये कहने के लिए कि ये इक्वल नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना। तो हमें काउंटर एग्जाम्पल बनाने हैं, हमें ट्रू नहीं दिखाना है। एग्जाम्पल कभी ट्रू कह भी नहीं सकता, एग्जाम्पल फॉल्स करेगा। तो मैं 111 लिया हूं क्योंकि मुझे दिखाना है कि 111 S2 सेट कभी जनरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने 111 लिया है। मुझे अगर दिखाना होता कि कोई ऐसा एलिमेंट जो जनरेट कर दे तो मैं जीरो 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 लेता, लेकिन यहाँ पे मुझे गलत प्रूव करना है तो मैं काउंटर एग्जाम्पल लूंगा। बाकी लोगों को भी समझ आना कहना क्या चाह रहा हूं? कि हमने ये कहा है कि इसका मतलब है ये वाला सेट इसके इक्वल तब होगा जब वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। यहाँ पे एक एलिमेंट 111 है जो R³ का मेंबर है, मतलब वेक्टर स्पेस का मेंबर है, एंड दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S2, क्योंकि यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ऐसा अल्फा 1 अल्फा 2 चाहिए जो पहला दूसरा तीसरा तीनों को सेटिस्फाई करे। आपने वेरीफाई किया है? चेक कर लो एक बारी। मैं बोल रहा हूं, मैंने बाकी लोगों से पूछा वेरीफाई आपने किया है कि नहीं? क्या आ रहा है? तो इसका तो ये सही है, दूसरा एग्जाम बनाना पड़ेगा फिर मुझे। एक बार चेक करो बाकी लोग, इसका मतलब फिर दूसरा एग्जाम ढूंढना पड़ेगा ना। ये ओके है कि नहीं? जो लोग कह रहे थे एक बार चेक करो। तो यहाँ आई थिंक हो जाएगा। अगर इसको मैं चेंज करूँ, देखो मुझे काउंटर, फिर मैं कह रहा हूँ अगर मान लो ये सेटिस्फाई कर गया तो मुझे कोई दूसरा एग्जाम्पल, मुझे काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है। तो मैंने ये भी गेस किया है, अब तुम्हें चेक करना मिल रहा है कि अगर मिल रहा है मान लो तो इसका मतलब दूसरा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे गलत दिखाना है तो मैं काउंटर एग्जाम्पल लूंगा। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है कि नहीं है? ये तो नहीं बनेगा फिर, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं एक बार चेक कर लो भाई सॉल्व करके। ये जैसे कह रहे हैं आई थिंक ये सही बता रहे हैं, चेक कर लो। ये तो ओके है यहाँ के इसके लिए शायद ना, इसके लिए ओके है क्योंकि 1331 है 22 है। मैं एग्जाम वो चेंज कर देता हूँ नंबर ना, तो 111 के बजाय मैं अब चलो इसको 110 कर देता हूँ। अब बताइए अब ठीक है? अब देखिए इसके लिए आएगा। देखो मैं कहीं ना कहीं काउंटर एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ, तो एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए। तो ये काउंटर एग्जाम्पल गलत था, इसका मतलब वो सुटेबल नहीं है। तो मैंने अब एलिमेंट चेंज कर दिया, अब इसके लिए मिलेगा, चेक कीजिए। ऐसा क्या लेंगे कि तीनों सेटिस्फाई हो जाए। अरे बाकी लोग सोच के बताओ, मतलब पहले कैलकुलेट करो ना, टाइम लो, कैलकुलेट करके सही से आंसर बताओ क्या आ रहा है। मुझे ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जहां ऐसा हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो ये हिट एंड ट्रायल है, जब हम गलत दिखाना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं ना, ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिल जाएगा जो स्पैन में होगा, और ऐसे लाखों एग्जाम्पल हो सकता है जो स्पैन में ना होगा। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना जो स्पैन में ना हो, तो वो काफ़ी है ये कहने के लिए कि इक्वल नहीं है। तो मैं वैसा एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ।
तो चेक करो 110 क्या जनरेट किया जा सकता है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से? अब ये चेक करो। तो मुझे ये चाहिए जहां डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। चेक करो सॉल्व करके। है ना, इसके लिए नहीं मिलेगा ना, तो वही मुझे ढूंढना था कि वो तो मैंने गेस किया था 111 जैसे 110, तो मैं ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो गलत कर दे। तो मेरा पर्पस क्या है? गलत करना। कि मतलब यहाँ पे मुझे दिखाना है कि स्पैन इक्वल नहीं है, तो मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि S2 के एलिमेंट उसको जनरेट ना कर पाए। तो यहाँ 110 का मतलब अब ये आएगा, चेक कर लो। तो अब कोई ऐसा अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं मिलेगा आपको कि ये वाला 1 के इक्वल आ जाए, ये वाले 1 के इक्वल आ जाए और ये वाले 0 के इक्वल आ जाए। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हमने दिखाने की कोशिश की है कि 111 मेरा एक एलिमेंट है आर क्यूब का, दैट कैन नॉट बी रिटर्न। तो इसको मैं कंक्लूड करता हूं, इसका ये मतलब है कि 110 कैन नॉट बी रिटर्न, जो कि आर क्यूब का मेंबर है। ये जो 11 दिस बिलोंग्स टू आर क्यूब कैन नॉट बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of elements of set S2, elements of S2, ठीक है ना। ये ओके है जी? किसी को इसमें पूछना है पूछिए आप लोग। अगर जो भी गेस नहीं करना, जब भी कोई पूछता हूँ आप उसको पेपर पे सॉल्व करके ऑथेंटिक आंसर बताओ, सो दैट बाकी बच्चे फिर वो गलत ना समझे ना कि मतलब आपने गलत बोल दिया बाय द वे कोई गलती से, मैंने उसको मान लिया और बाकी बच्चे को कुछ और आ रहा है, तो बाकी लोग भी बता सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है। ये नहीं अज्यूम कर लेना कोई कुछ बोल दिया वो अज्यूम कर लेंगे। एक बार आप वेरीफाई करो अपने तरीके से कि सही है कि नहीं है, और उसके लिए क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं मिलेगा जिसके लिए तीनों इक्वेशन होल्ड करे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे सो थर्ड वाले में तीनों कंडीशन होल्ड करेगा। अब आप चेक कीजिए कि जो S3 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन S3 आर क्यूब के इक्वल होगा। D जो है यहाँ पे आप देख पा, यही दोनों आपको डिपेंडेंट दिख रहा होगा क्योंकि जस्ट इसका -1 टाइम दिस है, तो जो कोई दो वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ गया तो डिपेंडेंट हो गया। तो ये मल्टीपल है तो डिपेंडेंट। इसको इंडिपेंडेंट कैसे दिखाएंगे? C1v1 प्लस C2v2 प्लस C3v3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। वो आप करके देखिए, नहीं तो फिर पूछिए। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो S4 है वो डिपेंडेंट सेट है ना, इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट है, सो दिस इज डिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट है। ओके है जी। जी जी हाँ, वो कभी इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकता, एग्जैक्टली जैसे Rn है, तो ये Rn में एग्जैक्टली n एलिमेंट वाला ही बेसिस बन सकता है। मतलब अगर कोई बेसिस है तो उसमें गारंटी है कि n एलिमेंट ही होगा। जैसे ये आर क्यूब का मेंबर है, तो अगर कोई बेसिस होगा तो गारंटी है उसमें 3 एलिमेंट होगा। फिर मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी 3 एलिमेंट का सेट बेसिस होगा। तो ये आपको मैथमेटिकल लॉजिक बताता है क्या समझना है। जैसे वन वे स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर स्पेस आर क्यूब लिखा मैंने, तो अगर बेसिस है देन उसमें 3 एलिमेंट ही होंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी 3 एलिमेंट का सेट ले लो तो बेसिस हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो यहाँ वन वे स्टेटमेंट है, तो ये अगर आर क्यूब है तो इसका जो भी बेसिस होगा उसमें 3 एलिमेंट ही होंगे। जैसे यहाँ भी 3 एलिमेंट था लेकिन बेसिस तो नहीं है ना। तो ये आपको समझना है। तो उसको थ्योरम एक्चुअली वो सही बात है ना।
इनफैक्ट 3 से ज्यादा कोई भी सेट तुम ले लो वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, वो डिपेंडेंट ही हो जाएगा। जैसे 4 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट कुछ भी लोगे तो डिपेंडेंट ही होगा, ये चीज है। तो ये सब बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करके। हाँ यस एग्जैक्टली, वो आर क्यू का मेंबर जनरेट नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ प्लेन के एक, हाँ क्योंकि 2 है ना, तो प्लेन का एलिमेंट जनरेट कर पाएगा। वो आपको मतलब इतना जो मैं अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आप देख के ही टिक कर देंगे अच्छा ये गलत है ये सही। जैसे आर क्यूब है ना, तो इसका बेसिस में 2 एलिमेंट वाला सेट हो ही नहीं सकता कभी भी बेसिस, तो वो आउट हो जाएगा। 4 एलिमेंट वाला कभी बेसिस हो ही नहीं सकता, वो आउट हो जाएगा। इन दोनों में से एक हो सकता है। अब बस ये चेक कर लेना है कौन सा इंडिपेंडेंट है, स्पैन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आर क्यूब है 3 एलिमेंट वाला कोई भी सेट जो इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली वो स्पैन होगा ही, या अगर स्पैन है तो इंडिपेंडेंट होगा ही, ये समझना आपको। इनफैक्ट आपको बताऊं ये डिपेंडेंट भी है और यहाँ स्पैन वाला भी कंडीशन फेल होगा। स्पैन S4 भी इक्वल नहीं आएगा वेक्टर स्पेस के। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आर क्यूब है और 3 एलिमेंट का सेट कुछ भी लोगे, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली स्पैनिंग होगा, स्पैनिंग होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। तो एक ही चेक करने की जरूरत है, दोनों चेक करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। मैं इसको थ्योरम के थ्रू, जी इसलिए यही मैं कह रहा हूँ आपसे, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो स्पैनिंग भी होगा, डिपेंडेंट है तो स्पैनिंग नहीं होगा। यहाँ पे डिपेंडेंट था लेकिन आप चेक करेंगे तो स्पैन था। स्पैन जो S1 है वो आर क्यूब है, आप चाहो तो चेक कर लो। यहाँ इंडिपेंडेंट है लेकिन स्पैन नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट है स्पैन भी है। तो आप अगर वैसे जनरलाइज करना चाह रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो, आप ठीक से समझो। हमने 3 एलिमेंट वाले सेट की बात की है, तो ऐसा नहीं है कि जहां डिपेंडेंट होगा स्पैन हमेशा नहीं होगा। ये नहीं कि डिपेंडेंट है इसीलिए स्पैन नहीं है, तो डिपेंडेंट यहाँ भी है लेकिन स्पैन है। अब ये समझो, ये S1 सेट जो है ना इसका स्पैन लेंगे तो आर क्यूब के इक्वल आएगी, आप चेक कर लो। तो वैसा नहीं है कि डिपेंडेंट होगा तो स्पैन इक्वल नहीं होगा, ये ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 3 एलिमेंट वाला सेट है। तो 3 एलिमेंट वाला सेट जब होगा वहाँ आर क्यूब लिखा हुआ है, तो जब भी स्पैन होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट है तो स्पैन होगा, दोनों एक साथ होगा या कोई भी नहीं होगा। 3 एलिमेंट वाले सेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, तो ये V था वही आर क्यूब था, V लिख लो या आर क्यूब लिखो। अब ये और मैं थोड़ा रिजल्ट दिखा देता हूँ, देखो तो होगा क्या, बेसिस जो होंगे ये एक दो और थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो बेसिस क्या होता है, जैसे एक दो एग्जाम्पल है। मान लो मैंने ऐसा लिखा था ना P3R, एक वेक्टर स्पेस मैंने पहले डिफाइन किया था। P3R होता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, है ना। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसका बेसिस क्या होगा, अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, अगर वेक्टर स्पेस लिखूं मैं तो इसका बेसिस क्या होगा, बेसिस ऑफ वी इज ऑप्शन ए 1x(x²), ऑप्शन बी 0x(1)(x²)(x³), सी 1x(x²)(x³), और डी है मेरे पास बाकी और भी जनरेट किए जा सकते हैं, वो तो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी लिख लो, नन ऑफ दीज, या 1x(x²), x³ x⁴, जैसे इस तरह से है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा बेसिस है। तो बेसिस के लिए दो चीज़ें फिर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लिनियरली इंडिपेंडेंट है और विच वन इज स्पैनिंग, स्पैन कर रहा होगा। तो इजी है ना, बताइए, है ना। तो इसमें सिंपल है, यहाँ पे 1x(x²), इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कभी भी
क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये स्पैन नहीं कर सकता, जबकि ये इंडिपेंडेंट है। मैं आपको बताऊं कि ये वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है बट नॉट स्पैन इंडिपेंडेंट। जैसे नॉर्मली करते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपको चेक करना है कि 1x एक्स स्क्वायर लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। डेफिनेशन क्या कहता है कि आप C1 C2x C3x स्क्वायर को 0 पुट कीजिए। आप खुद ही मुझे सोच के बताइए C1 क्या होगा, C2 क्या होगा, C3 क्या होगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डाउट आपका? ठीक है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कर देंगे, फिर C1 C2 C3 फाइंड करेंगे, और अगर वो 0 ही होगा, कोई नॉन जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये 0 ही होगा। तो ये एल है बट नॉट स्पैनिंग है। दूसरा वाला ये एल नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर आप चेक करेंगे तो स्पैन कर देगा ये, है ना, बट स्पैनिंग सेट है ये स्पैनिंग सेट है लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ये वाला दोनों है, इंडिपेंडेंट भी है और स्पैनिंग भी है, और इसीलिए ये बेसिस है। बेसिस होने के लिए दोनों चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और स्पैनिंग भी होने चाहिए। चौथा वाला क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है बट नॉट स्पैनिंग। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ सेट, दो सेट इक्वल कब होता है? जब एक दूसरे का सबसेट हो ना। तो स्पैन एस में डिग्री 4 का भी पॉलिनोमियल आएगा, लेकिन वेक्टर स्पेस में डिग्री 4 का कोई पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वल तो नहीं आ सकता वो सेट, है ना, स्पैनिंग नहीं है। इक्वल कब होंगे? जब सबसेट ऑफ ईच अदर, है ना, तभी होगा कुछ। हाँ, जी, ये सब लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये समझ नहीं आया। बट x 0 नहीं होगा ना। दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसे आप क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं? तो यहाँ पे कितने रूट्स हैं इसके पास? इनफाइनाइट, यस। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनफाइनाइट रूट्स कब हो सकती हैं? जब वो जीरो पॉलिनोमियल होगी, ठीक है ना, जब लेफ्ट साइड को जीरो होना पड़ेगा। जीरो कब होगा ये? जब C1 C2 C3 सब जीरो होगा। क्लियर है ना? तो ये है, जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ हम 1 बराबर 0 क्यों नहीं करते, 2 बराबर 0 क्यों नहीं करते। यहाँ आप जैसे मैंने कर दिया कि C1 को 0 कर दिया, C2 को 0 कर दिया, C3 को 0 कर दिया, तो यहाँ हम ऐसा क्यों नहीं करते? फिर यहाँ भी 1 बराबर 0 होना चाहिए, 2 बराबर 0 होना चाहिए, 3 बराबर 0 होना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके पास सिर्फ दो सॉल्यूशन है। यहाँ पे सिर्फ 2x होंगे, x की जस्ट दो ही वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी इसको। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है जिसमें हर रियल नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो इसीलिए तो ऐसा तभी होगा, है ना। तो यहाँ पे C1 C2 C3 नॉन जीरो है, तो ओनली टू वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बट यहाँ पे हमें सोचना है कि हर रियल नंबर इसका सॉल्यूशन हो। तो ऐसा कब हो सकता है? जब C1 C2 C3 को फोर्सफुल्ली जीरो होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ, तो ओके जी, तो ये है। आप देखो, एक बार और कुछ पूछना है तो पूछो। तो आगे आता हूँ, टाइम भी खत्म हो रहा होगा, है ना, अभी टाइम तो है हमारे पास। तो चलो मैं आगे थोड़ा डिस्कस करता हूँ, ये बेसिस है। हाँ, स्पैन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो स्पैन, अगर आप किसका स्पैन निकालो इसमें से, बताओ चार ऑप्शन में से। मतलब तो उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इसका डिग्री क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट और डिग्री के हिसाब से पता चलता है। ये P3R में क्या 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 है, कितने टर्म्स हैं?
1x एक्स क्यूब, 4 टर्म है यहाँ पे, ये इस 3 पे मत जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म भी होता है उसमें, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पे 4 के लीनियर को, तो जो भी इंडिपेंडेंट होंगे उसमें 4 एलिमेंट ही होगा। तो यहाँ 5 है तो ये ऐसे ही आउट हो जाएगा, यहाँ 3 है ये ऐसे ही आउट हो जाएगा, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर आपको वेक्टर स्पेस का डायमेंशन का आइडिया है तो जितना डायमेंशन होता है बेसिस में उतने ही एलिमेंट होते हैं, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही डायमेंशन होता है। तो वो हम बेसिस, यहाँ पे 5 है ये भी आउट हो जाएगा, तो सिर्फ सी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ही 4 एलिमेंट है बस, बाकी में नहीं है। हाँ जी भाई शिवम, किसका स्पैन सेट लिखूं, किसका स्पैनिंग सेट लिखूं, इसमें से 4 ऑप्शन बताओ। तो इसमें स्पैन, स्पैन का आपने क्या डेफिनेशन भी पढ़ा मुझे ये बताओ। जैसे मैं एस ले लेता हूँ 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो स्पैन एस का आपने क्या डेफिनेशन पढ़ा है अभी। स्पैन एस का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज। तो लीजिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन C1 इंटू 1, C2 इंटू एक्स, C3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड C4 इंटू एक्स क्यूब। जहाँ पे आप फ्री हैं कि कोई भी C1 C2 C3 को रियल नंबर लेने के लिए, तो क्या मैं डिफरेंट C1 C2 C3 चूज करके कोई भी पॉलिनोमियल जनरेट कर सकता हूँ जिसका ऑर्डर मैक्सिमम 3 हो। आप मुझे कोई भी पॉलिनोमियल बताइए। स्पैन क्या होता है, तो ये स्पैन इक्वल है P3 सेट के, जो P3R लिखा है मैंने उसके इक्वल है। P3R क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3। तो ये एक्चुअली वही तो आ गया, ये इसके इक्वल ही तो आ गया। इसका मतलब ये तो वही है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3। तो मतलब आप चाहो तो C1 C2 C3 C4 डिफरेंट चूज करके डिग्री 3 या उससे कम के कोई भी पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हो इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसीलिए स्पैनिंग सेट है। स्पैनिंग सेट का मतलब क्या होता है, स्पैन एस को हम वी कब बोलते हैं, मैं फिर से तुम रिपीट कर देता हूं कि यहाँ स्पैन एस वेक्टर स्पेस के इक्वल कब होता है, व्हेन, इसका मीनिंग भी लिख देता हूं यहाँ पे, इफ एंड ओनली एवरी एलिमेंट। अरे भाई डिफाइंड है, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो टॉप पे क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है ऊपर सबसे ऊपर। पढ़ लिए कि नहीं, क्या है वेक्टर स्पेस। सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल, ये P3R है, उसका मीनिंग ये है, तो वो वेक्टर स्पेस है और ये उसका ही मैं बेसिस पूछ रहा था। पूरा क्वेश्चन पढ़ो तब जाके समझ आएगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका, S, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जी 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 जी। तो ठीक है ना, अभी मैं बेसिस अगला क्या डिफाइन करता हूँ, डायमेंशन। तो अगर बेसिस तुम ठीक से निकालना सीख गए, बेसिस के लिए 2 कंडीशन है। हाँ ये है, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, कि वेक्टर स्पेस का मैं कोई भी एलिमेंट चूज करूं तो वो एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, तब एस जाके हम बोलेंगे स्पैन है।
देखो मैं अभी एक ये लिख देता हूँ, तो यहाँ से एक थ्योरम लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पे ये होता है, मैंने क्या कहा कि जैसे कोई एलिमेंट बेसिस है, पहले पूरा सेट थ्योरम लिख देता हूँ फिर देखो। सो ये थ्योरम है, मान लो ऐसा है कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड B कोई सेट है जिसके अंदर मान लो एलिमेंट्स हैं V1 V2 अप टू Vn। ये है, ये बेसिस है V का। दिस इज अ बेसिस ऑफ V। देन अगर ये बेसिस है ना V का, देन एनी सेट है ना कंटेनिंग लेस than n or more than n or more than n elements cannot be basis of V। ये समझ आ रहा है? पहला मैं 2 पॉइंट लिखता हूं। पहला पॉइंट ये लिखा है मैंने कि कोई भी सेट जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट है या n से कम एलिमेंट है वो कभी बेसिस नहीं बन सकता। तो इसे बताना चाह रहा हूं कि अगर n एलिमेंट, जैसे मैंने क्या कहा आपको कि एक वेक्टर स्पेस के पास इन्फिनाइट बेसिस हो सकता है, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि जितने भी इन्फिनाइट बेसिस है सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो जैसे मैंने कहा कि V वेक्टर स्पेस है और ये बेसिस है, तो इसका ये मतलब है कि अब कोई और भी बेसिस लिखूंगा ना तो उसमें n एलिमेंट ही होंगे, वो एक सेट है बेसिस, तो उसमें n से ज्यादा नहीं हो सकते, n से कम नहीं हो सकते। अगर n से ज्यादा एलिमेंट हुआ तो बेसिस नहीं होगा, तो कोई ना कोई एक कंडीशन फेल होगी, वो यहाँ इंडिपेंडेंस वाली फेल होगी। अगर बेसिस, इसमें लिख देता हूँ मैं, देखो मैं इसी को, हाँ अब एक तो आप सोचते क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए, ये 1 1 2 3 ऐसा कभी देखा आपने किताब में लिखे हुए? आपको सेट का डेफिनेशन पता है ठीक से, सेट क्या होता है? वन कॉमा, तो क्या कहना चाहते हैं इसको आप? किससे? फिर नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो एनी सेट कंटेनिंग है ना। दूसरा क्या है इसी में, अगर बोलूंगा मान लो एनी सेट कंटेनिंग मोर देन एन एलिमेंट, ठीक है ना, एनी सेट कंटेनिंग मोर देन एलिमेंट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट सेट। अगर बेसिस में एन एलिमेंट है ना, तो एन से ज्यादा एलिमेंट अगर हमने ले लिया किसी सेट में, तो वो सेट हमेशा डिपेंडेंट होगा, हमेशा, ऑलवेज। सो दैट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट सेट। तीसरी कंडीशन, तीसरा पॉइंट है, मैं पहले पॉइंट को ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो दूसरा पॉइंट एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है कि n से ज्यादा एलिमेंट होने पे बेसिस क्यों नहीं होगा। अगर हमने n से ज्यादा एलिमेंट ले लिए तो वो सेट डिपेंडेंट सेट हो जाएगी। मैं देखो, दो चीज मेरा अजम्पशन है, पहला अजम्पशन था V वेक्टर स्पेस है, दूसरा अजम्पशन है कि B सेट जिसमें n एलिमेंट हो वो बेसिस है। तो इसका मतलब आपको पता है कि बेसिस कब होता है, जब B इंडिपेंडेंट सेट होगा और स्पैन भी के इक्वल है। ये मुझे पहला ना, ये इसका डेफिनेशन ही था। तो ये सिंपल दो चीजें हैं, पहला तो कि बी जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा चीज कि स्पैन ऑफ बी जो है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल है। ये किसका मीनिंग है? ये बेसिस का डेफिनेशन था, है ना, ये बोल रहा हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये बेसिस है जिसमें एन एलिमेंट है, तो एन से ज्यादा एलिमेंट लेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगी। अगर एन से कम एलिमेंट लेंगे
तो स्पैन वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो एनी सेट कंटेनिंग लेस देन n एलिमेंट कैन नॉट स्पैन या कैन नॉट बी स्पैनिंग सेट, ऐसे लिखता हूं ना, कैन नॉट बी स्पैनिंग सेट ऑफ v। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं आपको अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। एक बार पढ़ लो आप लोग, ठीक से पढ़ लो ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम, देन आप क्वेश्चन पूछो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। एक बार पढ़ लो ठीक से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए मैंने वेक्टर स्पेस लिया था v बराबर p3r लिखा था। p3r क्या था? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल कंटेनिंग, है ना, ऑफ डिग्री एटमोस 3, है ना, ऐसा लिख देता हूँ एटमोस 3। तो एटमोस 3 में ज्यादा 3 होगा, है ना, ये है। अब इसका बेसिस क्या आया था? तो इसका एटमोस 3 है ना, तो v को आप ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, जहां ए बी सी डी एक्चुअली रियल नंबर, ऐसे भी आप वेक्टर स्पेस को लिख सकते हैं। तो इसका बेसिस है 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब आप कोई और एलिमेंट बनाइए, ठीक है ना, जैसे मैं b1 में आप एक एलिमेंट ऐड कर ले, जो आप कहना चाह रहे थे मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कह रहे हैं 1 है, x है, 2x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। तो आपके कहने पे मैंने x और 2x ये लिख दिया। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि x और 2x एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये डिपेंडेंट सेट है। सो ये li भी है एंड स्पैन b जो है वो v के इक्वल है। यहां से क्या हो गया? ये लिनियरली डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना, स्पैन करेगा। जबकि फिर से कह रहा हूं कि स्पैन b1 वो v है। यहाँ पे एक एलिमेंट कम कर देता हूं, अगर b2 में ऐसा ले लूं, एक कोई एलिमेंट हटा दो, कोई भी एक हटा सकते हो आप, तो है ना, मान लो मैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ले लिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि ये एल तो है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है एक्चुअली, बट ये स्पैन नहीं कर पाएगा। स्पैन बी जो है b2, इसको b2 बोल देता हूँ, ये इक्वल नहीं आएगा v के, ठीक है। अब ये समझिए आप लोग। तो एक एलिमेंट बढ़ा देंगे, इनफैक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, नहीं इसी के एलिमेंट ले हम। आप सोचेंगे कि नहीं हम कुछ और लेते हैं, कुछ भी ले लो। b3 में मैं लेता हूँ 2x 4x क्यूब 5x क्यूब 6x4, कोई भी 4 एलिमेंट उठा लो अपनी मर्जी से। तो ये कभी बेसिस नहीं बन सकता ना, बेसिस के लिए। अच्छा मैंने यहाँ पे तो कुछ और ही ले लिए, तो है ना, मतलब ये तो है, लेकिन फिर भी ये भी जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट जो 4 सेट वाला है बेसिस ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बेसिस होगा तो n एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट है तो जरूरी नहीं बेसिस होगा। जैसे ये 4 एलिमेंट वाले हैं, लेकिन जरूरी नहीं बेसिस है, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब रिपीट कर दिया। कौन से? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि 0 एलिमेंट होने से डिपेंडेंट हो जाएगा। एनी सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट इज डिपेंडेंट सेट, ठीक है ना। कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट 0 एलिमेंट हो गया तो वो डिपेंडेंट सेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट 0 एलिमेंट। तो ऑब्वियसली नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये डिपेंडेंट है, दिस इज एल है, तो फिर वो नहीं हो सकता। तो सिंपल है ना, मैं सीधा सीधा आता हूँ आगे। तो मैं डायमेंशन को डिफाइन कर देता हूँ, फिर कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएगा, अभी बहुत सारे थ्योरम्स जो डिस्कस करने हैं। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस बताइए जी। सो कैसे डिफाइन करते हैं आप किसी वेक्टर स्पेस के डायमेंशन को? क्या डेफिनेशन है? डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई बताओ। इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन इंडिपेंडेंट बेसिस में सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। बेसिस होने का मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा, है ना।
सिंपल देखो तो, हाँ सिंपल है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, कि बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वो डायमेंशन है। डायमेंशन एक नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए दैट इज कि मान लो लेट बी एक सेट है, जैसे V1 लिख रहा था मैंने, V1 V2 Vn, दिस इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है देन जो डायमेंशन होगा वेक्टर स्पेस का, इसको ऐसा लिखते हैं डायमेंशन ऑफ V, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V। सो दिस इज n, ये मतलब है। तो अगर n एलिमेंट है बेसिस में तो इसका मतलब वो डायमेंशन उसका n होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने वेक्टर स्पेस R² लिखा था, तो इसका एक बेसिस है, अभी मैं लिखता हूँ 1 2 और 2 1, ये बेसिस है, ये भी देख सकते हैं। इनफैक्ट ये एक बेसिस है, दूसरा बेसिस अगर मैं लिख दूं तो जैसे 1 0 0 1, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। सो ये दोनों बेसिस हैं। इन्फिनाइटली मैनी बताया ना, वो एक वेक्टर स्पेस में इन्फिनाइटली मैनी बेसिस हो सकता है, तो ये सब बेसिस है ना। सो ये जो है बेसिस हैं, दीज आर। सो बेसिस का स्पेलिंग वो कैपिटल क्या होता है, प्लूरल फॉर्म बेसिस हो जाता है ना। तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V है जो कि R² है। तो यहाँ जो डायमेंशन होगा इस वेक्टर स्पेस का वो 2 है, और ऐसे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से, नहीं तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने P3R लिखे थे, तो P3R का डायमेंशन कितना है, 4 होगा। ठीक है ना, जो P3R मैंने लिखा था, ये जो वेक्टर स्पेस P3R है, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट ABCD क्यूब, है ना, जहाँ ABCD रियल नंबर है। ये एक वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैव डिग्री एटमोस्ट 3। तो ABCD कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका बेसिस क्या है, तो जैसे मैं बेसिस लिखूं अगर, तो इसका जो बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस ये जो मैं लिख रहा था ना, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वेक्टर स्पेस का, या डायमेंशन ऑफ यहाँ पे P3R वेक्टर स्पेस, तो इसका डायमेंशन कितना है, 4 है। तो कोई भी बेसिस, इसका जो बेसिस होगा उसमें 4 ही एलिमेंट होंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, कि जैसे V है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। इसका एक बेसिस लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो इसका जो बेसिस होगा 1 0 0 1, या चलो अभी 0 0 लिख देता हूँ। इनफाइनटली मेनी बेसिस हो सकते हैं, तो मैं एक स्टैंडर्ड बेसिस लिख देता हूँ 0 0 1 0। तो मतलब ये है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई भी एक 2x2 की मैट्रिक्स जनरेट की जा सकती है, इसलिए बेसिस है। तो ये बेसिस है, स्पैन का ही डेफिनेशन था ना। तो इंडिपेंडेंट है और स्पैनिंग सेट है, तो ये बेसिस है, दिस इज बेसिस ऑफ V। तो यहाँ डायमेंशन कितना है, तो इस वेक्टर, इसको, इसका नोटेशन है M2R, इसका नोटेशन है M2 है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगा V का, या डायमेंशन होगा M2R का, दैट इज 4। कुछ पूछना है किसी को, पूछो। तो डायमेंशन इज जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो जो नलिटी होता है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। आगे कल डिस्कस करता हूँ रैंक नलिटी थ्योरम। तो रैंक प्लस नलिटी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगा। नलिटी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होगा हमेशा मैट्रिक्स में। इसका नाम है रैंक नलिटी थ्योरम। तो जो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी लिख देता हूँ जस्ट। तो अगले क्लास n होगा, ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम कितना, तो m इंटू n होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कि रैंक नलिटी थ्योरम में सिंपल है कि रैंक, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ
m क्रॉस n, तो जो रैंक ए की होगी प्लस नलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये n ही होगा, इस m नहीं होगा यहाँ पे ना, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n होगी यहाँ पे। हाँ, इसको अगले क्लास में एक्सप्लेन करते हैं ना, तो नलिटी क्या आएगी, रैंक आएगी, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अभी अगली क्लास इसी टॉपिक पे होगी। तो यहाँ टाइम खत्म हो गया है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। जैसे यहाँ मैंने 2 क्रॉस 2 लिखा है, अगर मैं m क्रॉस n लिखता तो यहाँ डायमेंशन m इंटू n आती, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस लिखते अगर हम, तो यहाँ आता कि m इंटू n आता, कि इसका जो बेसिस में m इंटू n एलिमेंट होंगे, या डायमेंशन जो होगा m इंटू n होगा। तो ये आप डिफरेंट वेक्टर स्पेस, आप कुछ बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, उसमें रीड कीजिए लाइन बाय लाइन, डेफिनेशन समझिए, एग्जाम्पल समझिए, थ्योरम समझिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्लास में पूछो, फिर आपको क्लियर होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अभी ऐसे थ्योरी हमने कंप्लीट किया, लेकिन कल हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, तो इस पर कुछ थ्योरम्स हैं जो बाकी है। तो अभी हमने ये वाले टर्म्स एक बार डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं, कल हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। रैंक नलिटी थ्योरम है, उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, और नलिटी का क्या मतलब है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, फिर रैंक का क्या मतलब, रैंक पहले बता चुका हूँ, तो नलिटी मेनली एक्सप्लेन करना है कि नलिटी क्या होती है, ठीक है। तो कल डिस्कस करते हैं, अभी ये स्टॉप करते हैं, चलिए अभी के लिए थैंक यू। बाकी आप पढ़िए, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो कल अभी यही डिस्कस करूंगा, यही वाला पार्ट, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, फिर हम लोग ये वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो ये वाला, ये भी 2-3 क्लास लगेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कल अभी यही डिस्कस होगा, वेक्टर स्पेस वाला पार्ट जो बेसिस डायमेंशन, यही कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।